नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अगले वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है जो रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास, परिवहन, आतिथ्य सत्कार, हस्तशिल्प और सेवाओं जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। राज्य के पर्यटन क्षेत्र में विरासत, धार्मिक, रेगिस्तानिक, वन्य जीव, इको, फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई क्षेत्र सहित विविध प्रकार के पर्यटन विकल्प मौजूद है। कोविड-19 की महामारी के बाद राज्य में घरेलू पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि विदेशी पर्यटकों के आगमन में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, पर्यटन अवसंरचना को उन्नत करने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। आजीविका बढ़ाने और विरासत संपत्तियों के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन को पर्यटन विकास के साथ एकीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, उत्पादन, विविधीकरण, डिजिटल एकीकरण और निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन विकास को गति देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2025 प्रारंभ की है। साथ ही जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन इकाइयों को पूंजी सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, ब्याज सब्सिडी और स्टाम्प शुल्क जैसी प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। राजस्थान ने पर्यटन क्षेत्र और उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया है। वित्तीय प्रोत्साहन और सरलीकरण अनुमतियों के माध्यम से राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2025 की शुरुआत की गई है। राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख नीतियां। सबसे पहली है राजस्थान पर्यटन नीति 2025 और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। राजस्थान पर्यटन अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण कोष का गठन मार्च 2025 में 5,000 करोड़ की लागत से किया गया है वाली वृहद स्तर की पर्यटन अवसंरचना प्रोत्साहन को वित्त पोषण किया जाना है। वर्ष 25-26 दिसंबर तक 276 करोड़ की लागत वाले 88 पर्यटन विकास परियोजना को मंजूरी मिल गई है। आधारभूत अवसंरचना, मुख्य अवसंरचना को आर्थिक गतिविधियों और सेवा प्रदायगी एक महत्वपूर्ण सक्षम कारक के रूप में निरंतर प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करने, परिवहन पर्यटन के विस्तार, जलापूर्ति संरचना, शहरी सेवाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि बाजार में पहुंच बेहतर हो सके, शहरी ग्रामीण एकीकरण को बढ़ावा मिल सके, प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़े, सेवा अंतराल कम करने तथा लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए एकीकृत योजना लाई गई है। नेटवर्क विस्तार, परिसंपत्तियों का आधुनिकीकरण का कार्य, जिससे राज्य भर में विनिर्माण, कृषि, व्यापार और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को मजबूती मिले। विद्युत क्षेत्र ने कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों को समर्थन देना, जीवन स्तर में सुधार को सक्षम बनाते हुए आर्थिक विकास को प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में शुरू किया है। क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने, नवीनीकरण, ऊर्जा के विस्तार, अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा सौर ऊर्जा के विकास के साथ साथ विद्युत वितरण, डिजिटल प्रणाली एवं ऊर्जा भंडारण सुधार हेतु राज्य में अनेक कदम उठाए गए हैं ताकि विश्वसनीय और किफ़ायती विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता पूर्ण की जा सके। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक तो हमने कुछ भी स्पेशल पढ़ा नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता 27833 मेगावाट है, जो दिसंबर में बढ़कर 31,556 मेगावाट हो गई है। ये इम्पॉर्टेंट है। नवीनीकरण ऊर्जा ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसमें सौर ऊर्जा की क्षमता 9,898 मेगावाट और पवन ऊर्जा की क्षमता 4,416 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। तो ये थोड़े जो आंकड़े हैं ये थोड़े से अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि अधिष्ठापित संख्या कितनी है, फिर वो पूछ लेगा कि आपके ऊर्जा क्षमता कितनी है, फिर वो पूछेगा कि पवन ऊर्जा कितनी है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल कर आते हैं। कुल ऊर्जा की उत्पादकता कितनी है? 21-22 में इतनी थी, 24-25 में इतनी थी, लेकिन उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की अवधि जो है वो 6,969 करोड़ यूनिट को बढ़ाकर 9,200 करोड़ यूनिट हो गई है। यह विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति क्षमता और खपत का विस्तार को दर्शाता है। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2025 में 197 लाख से बढ़कर नवंबर में 202 लाख हो गई है, जो कि 2.4% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी और एडवांस मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण से समर्थित है। पीएम कुसुम घटक चरण फर्स्ट के अंतर्गत
468 क्षमता का सौर संयंत्र चालू किया गया है। दिसंबर 2025 तक 43,000 गाँव में 1.5 लाख ढाणियों में 1,1111 लाख ग्रामीण घरों में बिजली आ गई है। 25-26 के दौरान 70,000 कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। अच्छी बात है, हमारे पास काफ़ी ग्रोथ है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सौर मुफ्त विद्युत योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों और सौर संयंत्र लगाकर प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। दिसंबर 2025 तक 1.22 लाख उपभोक्ताओं के लिए 493 मेगावाट सोलर रूफटॉप की क्षमता स्थापित की गई है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम उद्देश्य संपूर्ण भारत में कुल तकनीकी वाणिज्य और हानियों का 12 से 15% के स्तर पर कम करने और आपूर्ति की औसत लागत एवं कुल राजस्व को शून्य पर लाकर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता को सुधार करना है। तो ठीक है, अच्छी बात है। 214 नए 33/11 केवी वॉट में से 165 और 1559 कृषि फीडर पृथक्करणों में से 365 और 44,000 HVDS ट्रांसफार्मर्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है। कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 45,000 पंप और 14,000 कैपेसिटर इंस्टॉल हो चुके हैं। फिर PM ग्राम सड़क योजना का फेज 3 चालू हो चुका है, जिसके अंतर्गत 8,500 किलोमीटर की सड़क की स्वीकृति हो गई है। लागत इसकी 5,500 है। 5,500 करोड़ के बाद दिसंबर तक हमने इसमें लगभग 4,000 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, जिसमें से 8,500 किलोमीटर की सड़क का उन्नयन का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। तो राजस्थान सरकार द्वारा अटल प्रगति पथ की शुरुआत गाँव से में भी शहरी क्षेत्रों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हो चुकी है। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो बजट आया था उसके अंदर जो है वो अटल प्रगति पथ जो है वो घोषणा की गई थी। तो उसके अंदर उन्होंने बोला है कि 78 अटल प्रगति पथों में से 35 का जो निर्माण है वो ऑलरेडी हो चुका है। 78 में से 35 का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं दूसरे चरण में लगभग 250 गाँव में 39 प्रगति पथों का निर्माण पूरा किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPEP मॉडल को यूज़ किया जाएगा, जिसमें सड़क, बिजली, पानी और शहरी के बुनियादी ढांचों के बारे में काम किया जाएगा। 22,000 करोड़ की लागत वाले 210 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 19,500 करोड़ की लागत वाली योजनाओं की 24 परियोजनाओं का क्रियान्वयन के अधीन है। 41,000 करोड़ की लागत वाली 35 योजनाओं का प्रक्रिया किया जा रहा है। ये 41,000 कहाँ से आया? ये 22,000 करोड़ प्लस ये 19,000 करोड़, टोटल हो गया आपका 41,000 करोड़। यही इस कह रहा है यहाँ पे। अगला जो टॉपिक है अपनी आर्थिक सर्वे का वो है जल सुरक्षा और अनुकूलता। भारत के कुल भूभाग का 10.41% से अधिक हिस्सा राजस्थान के पास है, यानी कि राजस्थान का एरिया कितना है 10.41%, लेकिन जन संसाधन के मात्र 1.16% है। नाजुक जल भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान की जल सुरक्षा और उसकी विकास योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण आधार है। राजस्थान में अनियमित वर्षा, गिरते भूजल स्तर और बंजर भूमि जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, जिसमें कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिकी संतुलन और सामाजिक आर्थिक स्थिरता के लिए सतत जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक हो गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राजस्थान ने अपने विजन 2047 के तहत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा और आधुनिक सिंचाई पद्धति और समुदाय आधारित संरक्षण को एकीकृत और बहुआयामी दृष्टिकोण में अपनाया है। राज्य ने प्रमुख नदी जोड़ परियोजनाओं, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना, भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम तथा डिजिटल हस्तक्षेपों के समन्वित उपयोग के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसे कार्यक्रमों ने जल कुशल उपयोग, जलागम क्षेत्र प्रबंधन, सहायक भूजल प्रबंधन को बढ़ावा दिया है। जल एवं सुरक्षा अनुकूलता। प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 और कर्म भूमि से मातृ भूमि। तो ये सब क्या है, हमारे जल की योजनाओं की इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। दिसंबर 2025 तक 2,500 करोड़ के व्यय
जिसमें IGNP को छोड़ दिया जाए, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़ दिया जाए। उसमें से 23,000 करोड़ की नई सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। 6 प्रमुख एवं 5 मध्यम सिंचाई योजनाओं के साथ 34 लघु सिंचाई योजना सक्रिय रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य ने यमुना जल समझौते के अंतर्गत राज्य सहयोग को भी सुदृढ़ किया है तथा संशोधित PKC लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना DPR की तैयारी में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे 17 जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा और 2.5 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में निरंतर कार्य करते हुए 16 लाख करोड़ के हेक्टेयर की सिंचाई को प्रदान किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट जल योजना जो अपने एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 ही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, इसका उद्देश्य सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना तथा जल उपयोग दक्षता को कवर करता है। जलागम क्षेत्र घटक लगभग 2,000 करोड़ की लागत से 39 जिलों में 8.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से क्रमशः 62,000 हेक्टेयर और 63,000 हेक्टेयर को आच्छादित किया गया है, जिसके लिए 905 करोड़ का आवंटन भी किया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन मिशन 2.0, इसमें सामुदायिक नेतृत्व वाले वर्षा संचयन पारंपरिक संरचनाओं के पुनरुद्धार पर जोर देता है। प्रथम चरण में लगभग 2,200 करोड़ की लागत के लगभग 1.1 लाख कार्य पूरे हुए हैं, जबकि द्वितीय चरण में स्थानीय जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20,000 गाँवों में 26,000 कार्यों की मंजूरी दी गई है। कर्मभूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण मिशन ने जल संरक्षण को जल आंदोलन में बदल दिया है, जिसके तहत 16,006 जल पूरण और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। 42,200 जलाशयों की सफाई भी की जानी है। जल जीवन मिशन, जिसका लक्ष्य है कि 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक जल घरेलू कनेक्शन मिल सके। अंडरलाइन कर लो, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में एक नल का कनेक्शन देना है, जिसके माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा सके। 93,000 करोड़ की स्वीकृति ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें से 62 लाख घरों को क्रियाशील नल कनेक्शन दिया जा चुका है। अमृत 2.0 के तहत 183 शहरी निकायों में 5,500 करोड़ की स्वीकृति की गई है, जिसके माध्यम से हर घर नल सुनिश्चित किया जा सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक जिनका नाम है पर्यावरण, ग्रामीण विकास और शहरी विकास। तो आगे की वीडियो में इनको हम कवर करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।